फसल चक्रों में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। कुछ लोग अजीब सी झुनझुनी सिरदर्द या अस्वस्थ महसूस करने की शिकायत करते हैं। क्या यहाँ होगा अगर अब तक खोजे गए हर क्रॉप सर्कल का एक हिस्सा असल में कोई संदेश हो और 2026 में एआई ने आखिरकार उसे पढ़ना सीख लिया। दशकों तक क्रॉप सर्कल्स को जटिल शरारतें, गुमनाम लोगों द्वारा रातों रात खेतों में बनाई गई अजीब कलाकृतियां मानकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन 2025 में सब कुछ बदल गया। दुनिया भर से एकत्रित हजारों संग्रहित तस्वीरों, उपग्रह स्कैन और ड्रोन रिकॉर्डिंग पर उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को लागू किया गया। एआई ने जो खोजा वह इस पर अध्ययन कर रहे शोधकर्ताओं को भी चौंका गया। कई आकृतियों के भीतर दोहराई जाने वाली गणितीय संरचनाएं, असंभव फ्रैक्टल और इतनी सटीक ज्यामितीय संरेखण छिपी हुई थीं कि वे दशकों पहले खोजे गए वृत्तों को आपस में जोड़ देती थीं। कुछ पैटर्न खगोलीय निर्देशांकों और प्राचीन पवित्र स्थलों को लगभग पूर्ण सटीकता के साथ प्रतिबिंबित करते थे। और फिर आया भयावह एहसास। हाल ही में सामने आए फसल वृत्तों में ठीक वही गूढ़ चिन्ह पाए गए हैं जो 20 साल से भी पहले दर्ज किए गए आकृतियों में पाए गए थे। यह उस समय की बात है जब आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इन्हें पहचानने की क्षमता नहीं थी। इन डिजाइनों को बनाने वाले को शायद यह पता था कि यह संदेश तभी सामने आएगा जब मानवता इतनी बुद्धिमान मशीनें बना लेगी जो इसे समझ सकें, इससे पहले कि हम एआई द्वारा उजागर की गई बातों का खुलासा करें। लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इन पैटर्नों को कभी डिकोड करने के लिए नहीं बनाया गया था। यह घटना तब सामने आती है जब आप फसल चक्रों की कहानी को बहुत पीछे तक खोजते हैं, तो आप 20वीं सदी में नहीं पहुंचते। आप 1678 में कटाई करते शैतान नामक एक लकड़ी की नक्काशी में पहुंचते हैं। इसमें एक सींगों वाली आकृति को किसान के खेत में एक आकृति उकेरते हुए दिखाया गया है, क्योंकि किसान ने उचित मजदूरी देने से इनकार कर दिया था। इतिहासकार इसे लोक कथा कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन यह विचार बना रहा। तब भी लोगों ने कल्पना की कि कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है धरती पर संदेश छोड़ सकती है। अब 20वीं सदी के उत्तरार्ध की बात करते हैं। इंग्लैंड के खेतों में अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं, जो अक्सर रातों रात प्रकट हो जाती थीं। शुरुआत में ये छोटे चंचल वृत्त थे, लेकिन एक दशक के भीतर ही इनका आकार बढ़ता चला गया। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत तक ये आकृतियां सैकड़ों फीट तक फैल गईं। गणितीय सटीकता से निर्मित विस्तृत डिजाइन जो किसी तोड़फोड़ की बजाय इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट की तरह अधिक प्रतीत होती थी। फिर आया 1991। दो व्यक्ति डग बोवर और डेव चले सामने आए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे रात में तख्तों और रस्सियों के साथ खेतों में चुपके से घुसते थे और शरारत के तौर पर खेतों में गोल घेरे बनाते थे। अखबारों को यह बहुत पसंद आया। संशयवादियों ने कहा, मामला सुलझ गया, रहस्य सुलझ गया। लेकिन समस्या यह है कि डग और डेव की विधि ने केवल 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक के आरंभिक काल के छोटे छोटे वृत्तों की ही व्याख्या की। 1990 के दशक तक डिजाइन बहुत जटिल हो गए थे। फ्रैक्टल्स, फुटबॉल मैदानों तक फैली सीधी रेखाएं और खगोलीय संरेखण सभी घोर अंधेरे में बिना किसी त्रुटि के बनाए गए थे। यहां तक कि संशयवादियों ने भी स्वीकार किया कि इस स्वीकारोक्ति से सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। और डॉग और डेव ने स्वीकार किया कि यह घटना ठीक उसी समय हुई जब सरकारें ऑपरेशन ब्लैकबर्ड नामक एक अभियान के तहत क्रॉप सर्कल्स की निगरानी बढ़ा रही थीं। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक रणनीति थी। जरा सोचिए, अगर आप किसी रहस्य को खत्म करना चाहते हैं
तो आप उसे सीधे तौर पर नकार नहीं सकते। आप लोगों को एक हास्यास्पद मानवीय व्याख्या दे देते हैं। डग और डेव असल में अफवाहों का खंडन करने वाले नहीं थे। वे तो सिर्फ मोहरे थे, क्योंकि जब प्रेस इस झूठी कहानी को हवा दे रही थी, तब वैज्ञानिक ऐसे सबूत खोज रहे थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। BLT शोध दल बर्क, लेवेनगुड और टालबर्ट ने वृत्तों के भीतर पौधों और मिट्टी का अध्ययन किया। उन्हें जो मिला वह आज भी सबसे चौंकाने वाले सबूतों में से एक है। वास्तविक संरचनाओं के भीतर पौधों के तने बलपूर्वक नहीं टूटे थे। वे लंबे हो गए थे और 90 डिग्री पर मुड़ गए थे, मानो भीतर से नरम हो गए हों। सूक्ष्मदर्शी विश्लेषण से पता चला कि पौधों की गांठें इस तरह फट गई थीं जैसे उन्हें उबालकर गर्म किया गया हो। कुछ मिट्टी में चुंबकीय कण छोटे छोटे गोलों में समाहित थे, जो तीव्र ऊर्जा का प्रमाण थे। इन प्रभावों को प्रयोगशाला में माइक्रोवेव की सहायता से दोहराया जा सकता है, लेकिन बिना किसी उपकरण, बिना किसी निशान या पैरों के निशान के रातों रात किसी खेत के बीचों बीच ऐसा करना संभव नहीं था। यह महज कला नहीं थी, यह भौतिकी थी। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ रस्सी से बेतरतीब ढंग से बनाया गया एक वृत्त, दूसरी ओर सैकड़ों फीट चौड़ा एक परिपूर्ण फ्रैक्टल मैंडेलरो सेट 1991 में सामने आया। एक तो भित्ति चित्र है, दूसरा धरती पर उकेरी गई ज्यामिति। फिर भी प्रचलित कहानी कायम रही, सब कुछ धोखे से बनाया गया था। बात यहीं खत्म। लेकिन सबूत गायब नहीं हुए। लंबे तने, आपस में जुड़ी मिट्टी, चुंबकीय धूल। आणविक परिवर्तन को नकली नहीं बनाया जा सकता। एकड़ भर में फैले विद्युत चुंबकीय मापों को धोखा नहीं दिया जा सकता, दिनों जा सकता। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कुछ फसल वृत्त धोखे थे या नहीं। बेशक वे थे। लोग रहस्यों की नकल तो करते ही रहते हैं। असली सवाल तो बाकी के बारे में है। 90% रहस्य जिन्हें डग और डेव समझा नहीं पाए। वे रहस्य जो पौधों को कोशिकीय स्तर पर मोड़ देते थे, जो उपकरणों को खराब कर देते थे, जो बिना किसी निशान के प्रकट होते थे। और यहीं से ऑपरेशन ब्लैकबर्ड की वापसी होती है। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य शरारती तत्वों को रंगे हाथों पकड़ना था। अत्याधुनिक कैमरे, सैन्य निगरानी चौकियां, सब कुछ खेतों की ओर लक्षित था। लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि इसने केवल निगरानी ही नहीं की, बल्कि हस्तक्षेप भी किया। निगरानी में रखी गई कुछ सैन्य टुकड़ियां बनावटी प्रतीत हुईं, जबकि अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब हो गईं, जिससे एक चिंताजनक संभावना उत्पन्न होती है। क्या सरकार केवल निगरानी कर रही थी या स्वयं भी ऐसी टुकड़ियां बना रही थी? आठ है, क्योंकि अगर डग और डेव सिर्फ एक बहाना थे और BLT ने असली विसंगतियों का पता लगाया, तो जीव विज्ञान और भौतिकी के नियमों को तोड़ने वाली आकृतियां किसने बनाई? और क्या पता, जिस सरकारी अभियान का मकसद फसल चक्रों की जांच करना था, वही असल में उन्हें कहानी में शामिल कर रहा हो। सिर्फ देख ही नहीं रहा था, बल्कि साजिश रच रहा था। और अगर यह सच है, तो वे आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? खुफिया कनेक्शन। 1990 की गर्मियों तक क्रॉप सर्कल ग्रामीण इलाकों की एक विचित्र घटना से बढ़कर एक वैश्विक रहस्य बन गए थे। और तभी ऑपरेशन ब्लैकबर्ड शुरू हुआ। 23 जुलाई से 12 अगस्त तक रक्षा मंत्रालय ने कॉलिन एंड्रयूज और पैट डेलगाडो के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम को विल्टशायर में 24 घंटे निगरानी करने की अनुमति दी। यह सिर्फ कुछ कैमरे नहीं थे। ब्लैकबर्ड के पास सैन्य उपकरण, नाइट विजन, इंफ्रारेड रडार थे, जो सभी यूरोप के सबसे पुराने मानव निर्मित टीलों में से एक सिल्बरी हिल के नीचे के खेतों पर केंद्रित थे। आधिकारिक मिशन फर्जीवाड़े करने वालों को पकड़ना था।
लेकिन यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। उन 3 हफ्तों में कैमरों ने तख्तों से शरारत करने वालों को नहीं पकड़ा। उन्होंने गोल गोल आकृतियों को फिल्माया, छोटी छोटी चमकती गेंदें जो मैदानों में इधर उधर भागती और लहराती हुई दिखाई देती थीं। फिर उनके आकार बनने लगते थे और लगभग तुरंत ही उस फुटेज को सील कर दिया गया। जनता को बताया गया कि यह अभियान विफल रहा, यहां देखने लायक कुछ नहीं है। तो चलिए एक पल रुकते हैं। अगर ब्लैकबर्ड का मकसद सिर्फ शरारती तत्वों का पर्दाफाश करना था, तो फिर गोपनीय निगरानी तकनीक का इस्तेमाल क्यों किया गया और सिल्बरी हिल के पास के सबसे असाधारण फुटेज यानी गोले तिजोरियों में क्यों गायब हो गए? कॉलिन एंड्रयूज ने बाद में स्वीकार किया कि ब्लैकबर्ड पूरी तरह से उनका प्रोजेक्ट नहीं था। पर्दे के पीछे सेना ने अपने खुद के उद्देश्यों को भी इसमें शामिल कर लिया था। इसका मतलब था कि 2 ऑपरेशन एक साथ चल रहे थे। सार्वजनिक संस्करण में नागरिक शोधकर्ताओं द्वारा पारदर्शिता का आभास कराया जाता है, जबकि खुफिया सेवाओं द्वारा संचालित एक गुप्त संस्करण में यह परीक्षण किया जाता है कि कुछ विशेष संरचनाओं के प्रकट ही होने पर लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे, और यह किसी बड़ी साजिश का द्वार खोलता है। कई साल बाद मिराज मेन नामक एक वृत्तचित्र ने इस बात से पर्दा उठाया कि कैसे खुफिया एजेंसियां यूएफओ और क्रॉप सर्कल संस्कृति का इस्तेमाल करती हैं। इसमें पूर्व वायु सेना के सदस्य शामिल हैं। विशेष जांच कार्यालय के एजेंट रिचर्ड डॉटी ने 1980 के दशक में यूएफओ शोधकर्ताओं को गलत जानकारी देने की बात स्वीकार की। उसकी भूमिका सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं थी। इसमें गलत सूचना फैलाना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, सबूत गढ़ना और यहां तक कि आम लोगों को यह विश्वास दिलाना भी शामिल था कि उनसे एलियंस ने संपर्क किया है। क्यों? ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, उनका ध्यान भटकाया जा सके और कभी कभी आसमान में परीक्षण की जा रही गोपनीय तकनीक को छिपाया जा सके। यही सिलसिला चलता रहा। जब भी कोई रहस्य किसी वास्तविक घटना के करीब आने लगता, खुफिया एजेंसियां उसे नकारती नहीं थीं, बल्कि इतनी विरोधाभासी कहानियां गढ़ देती थीं कि कोई भी सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता था। ऑपरेशन ब्लैकबर्ड इस रणनीति में पूरी तरह फिट बैठता है। जनता ने एक असफल मिशन देखा। अंदरूनी सूत्रों ने रहस्यमयी आकृतियां और गायब डेटा देखा। इसी बीच विल्टशायर में आरआईएफ ठिकानों के पास परिष्कृत सैन्य संरचनाएं दिखाई देने लगीं। क्या यह संयोग था या रणनीतिक तैनाती मामला और भी पेचीदा हो जाता है? लगभग उसी समय जॉन लुंडबर्ग के नेतृत्व में सर्कल मेकर्स नामक एक कला समूह ने जटिल डिजाइनों का श्रेय लेना शुरू कर दिया। पहली नजर में यह हानिरहित प्रदर्शन कला प्रतीत होती थी, लेकिन बाद में अफवाहें फैलने लगीं कि इसके कुछ सदस्य MI5 से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, खुफिया एजेंसियां उन क्षेत्रों में कलाकारों का समर्थन कर रही हैं जहां असल में असामान्य घटनाएं सामने आईं। यह कला नहीं है, यह तो कहानी पर नियंत्रण है। इसलिए जब आप सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो ब्लैकबर्ड एक असफल निगरानी की बजाय एक दोहरे ऑपरेशन की तरह लगने लगता है। एक स्तर पर एंड्रयूज और डेलगाडो जैसे शोधकर्ता ईमानदार थे, जो अनसुलझे रहस्यों को दर्ज करना चाहते थे। दूसरी ओर सेना और खुफिया एजेंसियां इस व्यवस्था का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करती हैं, भ्रम पैदा करती हैं और जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करती हैं। शायद उनका यही मकसद था, रहस्य को सुलझाना नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करना, ताकि असली और नकली विसंगतियों के बीच अंतर करना तब तक असंभव हो जाए जब तक कि कोई भी उन्हें पहचान न सके, क्योंकि भ्रम अपने आप में एक हथियार है और फसल चक्रों के युग में बुद्धि ने इसका सटीक इस्तेमाल किया। तो यहां एक असहज सवाल उठता है, अगर सरकारों ने खेतों में डिजाइन बनाए, गोल आकृतियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की,
फिर टेपों को बंद कर दिया और कलाकारों को सच्चाई को कल्पना से धुंधला करने के लिए पैसे दिए। तो रहस्य के उन हिस्सों के बारे में क्या कहा जा सकता है जो अनसुलझे रह गए हैं? क्या वे ऐसे हिस्से थे जिन पर उनका भी नियंत्रण नहीं था? असंभव सबूत। ब्लैकबर्ड ऑपरेशन ने जिस बात को दबाने की कोशिश की, विज्ञान ने चुपचाप उसका पर्दाफाश कर दिया। और इसकी शुरुआत डॉक्टर विलियम लेवेनगुड नाम के एक व्यक्ति से होती है। लेवेनगुड कोई मामूली उत्साही व्यक्ति नहीं थे। वे एक जैव भौतिक विज्ञानी थे जिनके शोध पत्र उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। 1990 के दशक के मध्य में उन्होंने वह काम किया जो सरकारें नहीं करती थीं। उन्होंने फसलों का परीक्षण किया। 1990 4 से 1999 के बीच लेवेनगुड ने 8 देशों में फैले 350 से अधिक वनस्पति संरचनाओं से पौधों की जांच की। ये कुछ नमूने नहीं हैं, ये एक वैश्विक डेटा सेट है और इसके परिणाम अविश्वसनीय थे। वास्तविक वनस्पति संरचनाओं के अंदर पौधे बाहर से सामान्य दिखते थे, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वे रूपांतरित हो गए थे। उनके नोड तनों के जोड़ लंबे और खिंचे हुए थे, मानो अंदर से नरम हो गए हों। कई मिट्टी में छोटे छोटे छेद थे जहां से अंदर की नमी उबलकर दीवारों से बाहर निकल आती थी। इस तरह के तीव्र फैलाव के लिए लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो पिघले हुए लावा से भी अधिक होता है। और इतना अधिक तापमान कोई भी शरारती व्यक्ति तख्तों और रस्सी से रातों रात पैदा नहीं कर सकता। लेवेनगुड की टीम को मिट्टी में सूक्ष्म लोहे के गोले भी मिले। कल्पना कीजिए, रेत के कणों पर बाल जितने पतले धी धातु के मोती लिपटे हों। ये मोती तभी बनते हैं जब मिट्टी को कुछ समय के लिए प्लाज्मा स्तर के तापमान पर रखा जाता है। फिर भी वहां न तो जलने के निशान थे, न झुलसने के निशान, और न ही किसी भारी मशीनरी का कोई संकेत। बस खड़ी फसलें एकदम सही आकार में मुड़ी हुई थीं, जिनमें आणविक निशान छिपे थे जो भौतिकी के प्रभाव की ओर इशारा कर रहे थे। बीजों ने एक अलग ही कहानी बयां की। प्रयोगशाला में कई बीज नियंत्रण नमूनों की तुलना में तेजी से अंकुरित हुए। उनकी जड़ें मोटी और तने लंबे थे, कभी कभी 30 से 40% तक। एक शरारत जो जीव विज्ञान को बढ़ावा देती है। यह तोड़फोड़ नहीं है, यह नियंत्रित ऊर्जा का जीवन को ही बदल देने का उदाहरण है। लेवेनगुड अकेली नहीं थी। बीएलटी अनुसंधान दल की सह संस्थापक नैन्सी टालबर्ट ने इंग्लैंड, नीदरलैंड, कनाडा और अमेरिका में दशकों तक इन असामान्यताओं का दस्तावेजीकरण किया। वही प्रभाव बार बार दोहराए गए। लंबे नोड्यूल, ब्लो होल, आयरन स्पाइरूल और बढ़ी हुई वृद्धि इतनी सुसंगत थी कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता था, और यह मानवीय छल के लिए बहुत जटिल थी। और फिर इसकी पुष्टि हुई। डच भौतिक विज्ञानी डॉक्टर एल्जो हेजलहॉफ ने स्वतंत्र परीक्षण किए। उनका निष्कर्ष था कि नोड का फैलाव एक सटीक प्रवणता का अनुसरण करता है, मानो पौधों पर खेत के ऊपर मंडराते विकिरण बिंदु स्रोत से विस्फोट किया गया हो। दूसरे शब्दों में, एक निर्देशित ऊर्जा किरण। यह सुझाव दिया गया है कि लंबाई में यह वृद्धि ऊष्मा का परिणाम है। नोड गर्म होते हैं, वे फैलते हैं। यह एक ऊष्मीय विस्तार है और वे लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं। उनका काम लेवेनगुड्स की तरह सहकर्मी समीक्षित था, अटकलबाजी नहीं। विज्ञान और भी बहुत कुछ है। कई आकृतियां तापमान में अचानक गिरावट और विद्युत चुंबकीय उछाल के साथ मेल खाती थीं। कैमरे खराब हो गए, बैटरियां खत्म हो गईं, आगंतुकों को चक्कर आने लगे या वे आनंदित महसूस करने लगे। हम केवल खेतों में कला की बात नहीं कर रहे हैं,
हम स्थानीय ऊर्जा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जो मशीनों और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करते हैं। तो आइए इसे एक साथ देखें। सैकड़ों आकृतियां, सूक्ष्म विसंगतियां, प्लाज्मा ताप उन्नत बीज और विद्युत चुंबकीय उछाल सभी एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। फसल वृत्त महज कला नहीं है, ये भौतिक घटनाएं हैं जो ऐसे प्रमाण छोड़ती हैं जिन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर विज्ञान इतना पुख्ता है तो इसे नजरअंदाज क्यों किया गया? एआई के खुलासे से यह बात सामने आई। 2025 तक फसल वृत्तों के रहस्य को संशयवादियों द्वारा 100 बार परखा, मापा और खारिज किया जा चुका था। लेकिन उस साल कुछ अलग ही हुआ। क्वांटम तकनीक से प्रशिक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पूरा संग्रह सौंप दिया गया। दशकों पुराने हजारों दस्तावेजी भू आकृतियां, जिनमें न केवल तस्वीरें थीं बल्कि हवाई फुटेज, पौधों के नमूने और निर्माण सामग्री भी शामिल थी। मशीन को यह नहीं बताया गया था कि उसे क्या खोजना है। उसने बस समय के साथ पैटर्न की खोज की। उसे जो मिला उसने उन वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया जिन्होंने बहुत पहले ही इस पर विश्वास करना छोड़ दिया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ऐसे संबंध खोजे जिन्हें कोई इंसान नहीं देख सकता था। उदाहरण के लिए 2025 की बवेरियाई भू आकृति को ही लें। पहले तो यह कुछ नया सा लगा, मानो खेतों में उकेरा गया एक और सुंदर ज्यामितीय पैटर्न हो। लेकिन जब एआई ने इसकी संरचना की तुलना अभिलेखों से की तो उसे कुछ ऐसा मिला जो किसी भी मानव शोधकर्ता ने पहले कभी नहीं देखा था। यह 2025 का वृत्त मौलिक नहीं था। यह 2 अलग अलग डिजाइनों का मिश्रण था जो 20 साल पहले 2005 में इंग्लैंड में दिखाई दिए थे। इन्हें इतनी सहजता से मिला दिया गया था कि यह एक बन गया। ये संरेखण अनुमानित नहीं थे, ये गणितीय रूप से मिलीमीटर तक सटीक थे। इस तरह की योजना के लिए न केवल दशकों पुराने डिजाइनों को पूरी तरह से संरक्षित करने के लिए, बल्कि भविष्य में उनके पुनर्संयोजन का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी एक मानव टीम की आवश्यकता होगी। जरा सोचिए, 2005 में कुछ धोखेबाजों ने इतने सटीक वृत्त बनाए कि 20 साल बाद उन्हें बवेरिया के एक खेत में त्रुटिहीन समरूपता के साथ बुना जाना जा सकता था। यह न केवल असंभव है बल्कि असंभव है। और एआई यहीं नहीं रुका, इसने कुछ ऐसा भी पता लगाया जो हमारी आंखें नहीं देख सकती थीं। ज्यामिति के भीतर छिपी निर्माण रेखाएं। धुंधली रेखाएं केवल तभी दिखाई देती हैं जब मशीन छवियों को संवर्धित करती है। नंगी आंखों से अदृश्य रेखाएं, लेकिन लेआउट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह किसी पेंटिंग की ऊपरी परत को हटाकर कलाकार के पहले स्ट्रोक, उस उत्कृष्ट कृति के नीचे छिपे ढांचे को देखने जैसा था। न कोई तख्ता, न कोई रस्सी, न ही अंधेरे में काम करने वाले शरारती लोगों की कोई टीम ऐसे अदृश्य मार्गदर्शक निशान छोड़ सकती थी जो केवल मशीन द्वारा पैटर्न पहचान के तहत ही दिखाई देते हैं। फिर सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आई, आर्माकिनियाई। बवेरियाई वनस्पति में पाए जाने वाले पौधे बेतरतीब कोणों पर नहीं मुड़े थे, वे ठीक 51 डिग्री के कोण पर मुड़े हुए थे। हर तना एक समान था, मानो आणविक स्तर पर काम करने वाली किसी शक्ति द्वारा निर्देशित हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने हजारों नमूनों में कोण की पुष्टि की, और यह सटीकता इतनी कम थी कि मानवीय त्रुटि की संभावना ही खत्म हो गई। यह किसी खेत में की गई तोड़फोड़ नहीं थी, यह इंजीनियरिंग का कमाल था। और जब एआई ने अपने शोध का दायरा बढ़ाकर पूरे डेटा सेट को शामिल किया तो उसे कुछ और भी विचित्र बात पता चली। वर्षों में दोहराए जाने वाले गणितीय पैटर्न 1990 से
विल्टशायर सर्किलों में पाए जाने वाले अनुपात 2010 में डच संरचनाओं में उभरे और फिर 2025 के बवेरियन पैटर्न में फिर से दिखाई दिए। ये महज संयोग नहीं थे, ये एक गीत के सुरों की तरह थे जो समय के साथ बजते रहते थे। एक 20 साल की लय जो सबके सामने छिपी हुई थी। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? या तो अलग अलग महाद्वीपों में दशकों से बसे शरारती तत्वों ने किसी तरह असंभव सटीकता के साथ अपने काम को समन्वित किया, या फिर हम किसी ऐसी दीर्घकालिक योजना को देख रहे हैं जो सप्ताहांत में किए जाने वाले मजाकों से कहीं परे है और यहीं से मामला सचमुच परेशान करने वाला हो जाता है। एआई ने सुझाव दिया कि ये अनुपात महज गणित नहीं थे, वे जानकारी लेकर चलते थे। समय समय पर दोहराए जाने वाले सांकेतिक संबंध एक समन्वित प्रयास की ओर इशारा करते हैं। यह कोई आकस्मिक संरचना नहीं थी, यह एक क्रम था, एक संदेश जो दशकों तक धीरे धीरे प्रकट होता रहा, मानो कोई इतिहास में हमारे लिए सुराग छोड़ रहा हो ताकि हम उनका अनुसरण कर सकें। और यह तभी संभव हुआ जब हमारी मशीनें उन्हें पहचानने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत हो गईं। बुद्धिमत्ता प्रयोग में एक नया मोड़ आया। एआई की खोज ने एक अकाट्य तथ्य को उजागर किया। फसल वृत्त इतने सटीक, इतने समन्वित और इतने गणितीय रूप से जटिल थे कि उन्हें रात के समय की साधारण शरारत कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने गहराई से छानबीन की, रहस्य और भी पेचीदा होता चला गया, क्योंकि फसल के घेरे शायद खेतों में बने प्रतीकों मात्र नहीं थे, वे एक व्यापक प्रयोग हो सकते थे जो एलियंस या भौतिकी पर केंद्रित नहीं था, बल्कि स्वयं मानव व्यवहार पर केंद्रित था। जब खुफिया एजेंसियों को एहसास हुआ कि इस घटना को नजरअंदाज या मिटाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। रहस्य को दबाने के बजाय उन्होंने जनता की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना शुरू कर दिया। सोचिए क्या हुआ। हर बार एक नया स्वरूप सामने आया। रातों रात समाज दो विरोधी गुटों में बंट गया। एक गुट को ऐसी किसी चीज के सबूत मिले जो मानवीय समझ से परे थी। दूसरे पक्ष ने इसे महज तोड़फोड़ और सामूहिक उन्माद कहकर उपहास किया। यह विभाजन स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ होगा, इसे जानबूझकर बढ़ावा दिया गया होगा। मनोवैज्ञानिक क्रियाएं अनिश्चितता पर पनपती हैं। लोगों को जिज्ञासा जगाने के लिए पर्याप्त सबूत दें, लेकिन कभी भी आम सहमति बनाने के लिए पर्याप्त सबूत ना दें। फसल वृत्त उस रणनीति के लिए एकदम सही साधन बन गए। एक समूह को लुभावनी हवाई आकृतियां और अस्पष्ट विसंगतियां दिखाई गईं। दूसरे समूह को लकड़ी के तख्तों के साथ शरारती तत्वों की कहानियां सुनाई गईं, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। फिर शोधकर्ताओं ने लोगों की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया। विश्वास करने वाले और संदेह करने वाले केवल फसल चक्रों पर ही बहस नहीं कर रहे थे, वे अनजाने में एक सामाजिक प्रयोग में भाग ले रहे थे। और प्रसिद्ध धोखेबाज के कबूलनामे ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कई स्पष्टीकरण संदिग्ध रूप से सुविधाजनक समय पर सामने आए, ठीक उसी समय जब जनता की जिज्ञासा अपने चरम पर थी। फिर भी उन स्पष्टीकरणों में अजीब विद्युत चुंबकीय रीडिंग, सूक्ष्म स्तर पर पौधों को हुए नुकसान या कुछ संरचनाओं के अंदर कथित तौर पर पाए गए धात्विक कणों का कोई जिक्र नहीं किया गया। यह रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया, क्योंकि इसका मकसद ही यही नहीं था। लक्ष्य संतुलन बनाए रखना था। लोगों को आकर्षित रखने के लिए पर्याप्त सबूत, उन्हें विभाजित रखने के लिए पर्याप्त संदेह। जो बात इसे और भी परेशान करने वाली बनाती है वह यह है कि यह आधुनिक दुनिया को कितनी बारीकी से प्रतिबिंबित करता है। क्रॉप सर्कल की घटना तब लुप्त हो गई जब इंटरनेट रोजमर्रा की जिंदगी में
व्यापक रूप से फैल गया। जिन विधियों का परीक्षण कभी दूर दराज के खेतों में रहस्यमय आकृतियों के माध्यम से किया जाता था, अब वे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से काम करती प्रतीत होती हैं। गेहूं पर उकेरी गई आकृतियों के बजाय हमें वायरल हैशटैग हेरफेर किए गए ट्रेंड बॉट ट्रोल और परस्पर विरोधी सूचनाओं की अंतहीन धाराएं दिखाई देती हैं। उद्देश्य भयावह रूप से परिचित है। जनता को विभाजित करना, कथा को नियंत्रित करना और सत्य और कल्पना के बीच की रेखा को तब तक धुंधला करना जब तक कि निश्चितता ही लुप्त न हो जाए। और इससे सबसे भयावह संभावना सामने आती है। यदि क्रॉप सर्कल्स केवल परीक्षण चरण थे, तो शायद आज हम जो देख रहे हैं वह वैश्विक स्तर पर मनोवैज्ञानिक युद्ध का पूर्ण पैमाने पर प्रयोग है। क्योंकि यदि विश्वास को ही गढ़ा जा सकता है, तो आधुनिक वास्तविकता का कितना हिस्सा वास्तव में स्वाभाविक है। और अगर एक रहस्य को दशकों तक सावधानीपूर्वक गढ़ा और नियंत्रित किया जा सकता है, तो यूएफओ, गुप्त तकनीक या सरकारी लीपापोती से जुड़े और कौन से रहस्य पर्दे के पीछे रचे जा रहे हैं। कुछ अध्ययनों से तो यह भी पता चलता है कि ऑनलाइन कहानियों का एक बड़ा हिस्सा जानबूझकर किए गए हेरफेर अभियानों से प्रभावित होता है। तो शायद क्रॉप सर्कल की घटना में छिपा असली सबक यही है, हर चीज पर सवाल उठाओ। आप क्या सोचते हैं? क्या क्रॉप सर्कल सचमुच एक रहस्य थे या किसी बड़ी साजिश की रूपरेखा? अपनी राय कमेंट्स में दें और अधिक गुप्त सत्य की खोजों के लिए सब्सक्राइब करें।